हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। आज हम करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल हमने किया था ब्लूम की टेक्सोनॉमी शुरू की थी, जिसमें कि हमने सबसे पहले तो ये पता लगाया था कि कौन कौन सी ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी हैं, उनके एस्पेक्ट्स, 3 एस्पेक्ट कौन कौन से दिए थे। उसके बाद हमने उसके कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ा था। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम पीछे वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे पहले हमें नाम बताया था कि कहाँ से लिया गया है। टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें कि अगर जैसे हिंदी में हम संधि विच्छेद करते हैं ना, इसी तरह से कि टैक्सिस को और नेम्स को अलग अलग कर देते हैं। तो टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और लॉ का नेम्स का मतलब होता है लॉ। तो इसका लिटरली मीनिंग अगर हम बोलें तो लॉ ऑफ अरेंजमेंट। उसके बाद ब्लूम ने 3 एस्पेक्ट्स दिए थे, जिनमें कि फर्स्ट था कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड इज़ अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड इज़ साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेट करता था? नोइंग मतलब हमारे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से रिलेट करता है, हमारे हेड से रिलेट करता है, ठीक है, हमारे हेड से रिलेट करता है। अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारी फीलिंग से रिलेट करता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं हर्ट भी बोल सकते हैं। ये हर्ट से रिलेट करता है, हमारी फीलिंग्स होती हैं जो। साइकोमोटर डोमेन डूइंग, हम कोई काम करके सीख रहे हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? हैंड भी बोल सकते हैं, या फिर इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल सकते हैं? 3H कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। और अगर आपको ये क्या है, एक हिरार्की है, पहले इसमें कॉग्निटिव आएगा, फिर इफेक्टिव और साइकोमोटर। अगर याद नहीं रहते हैं तो इन्हें कैप करके इनका फर्स्ट लेटर का न्यूमोनिक बना के और फिर हम लर्न करते हैं CAP, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर इफेक्टिव, P फॉर साइकोमोटर। देन हमने देखे थे कि इसमें कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता था? व्हाट, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में आता है डूइंग व्हाट, और साइकोमोटर में आता है डूइंग हाउ, कि कोई काम कैसे करना है वो। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था, ये हिरार्की थी कॉग्निटिव डोमेन में, जिसका कि हमने एक चार्ट भी देखा था। तो आप बुक्स में, किसी और बुक्स में देखोगे तो ये इस तरह से चार्ट बना हुआ दिखेगा, जिसमें कि सबसे लोएस्ट जो लेवल है वो नॉलेज है, देन कंप्रीहेंशन, उसके बाद है एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज़ द लास्ट थिंग इन ए हिरार्की। उसके बाद हमने ये देखा था नॉलेज में क्या होता था कि हम किसी भी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, ठीक है। हेड हमारे किससे? हेड से रिलेट करता है। हेड में क्या है? हम कोई भी सोचने का काम करते हैं, ठीक है, लॉजिक्स निकालने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। तो हम हेड से क्या करते हैं? रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। कुछ हम प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी चीज़ की टर्मिनोलॉजी को, फैक्ट को, कन्वेंशंस को, क्राइटेरिया, मेथोडोलॉजी, प्रिंसिपल्स, इन सबको क्या करते हैं? लर्न करते हैं हम, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या बोला था हमने? ये क्या होता है? कम्युनिकेटर कैन मेक यूज़ ऑफ दैट वे। इस मटेरियल का हम यूज़ कैसे करेंगे? जिसमें कि हमने बोला कि ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। उसके बाद इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेशन कर रहे हैं, मतलब किसी अपना ओपिनियन निकाल रहे हैं उसमें से। देन एप्लीकेशन इज़ अप्लाइड द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑन द रियल लाइफ सिचुएशंस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एनालिसिस का मतलब होता है कोई एक होल है, उसे सेपरेट करके देख रहे हैं। हमने एग्जांपल पढ़ा था कि ट्री है, उसको हम एज ए होल देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसके पार्ट्स कर रहे हैं कि ये इसके रूट्स हैं, ये इसकी तना है, ये इसके ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं। उस सब चीज़ को क्या कर रहे हैं? हम अलग अलग करके देख रहे हैं। तो एनालिसिस क्या हुआ? होल को सेपरेट करना। देन सिंथेसिस इसका जस्ट अपोजिट हुआ, हमारी कोई भी होल सेपरेट चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसे एज ए होल हम क्या कर रहे हैं? परसीव कर रहे हैं। जैसे कि मैंने क्या किया कि मैंने कहीं पे जड़ें देखी, तना देखा, ब्रांचेस देखी, लीव्स देखी, उस पर फ्रूट्स लगे हुए थे,
मैंने बोला ये तो एक ट्री है, तो अलग अलग चीज़ों को मैंने क्या किया है, एज ए होल परसीव किया है। देन हमने क्या पढ़ा था, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज़ द लास्ट जो हमारी कैटेगरी होती है। इसमें क्या करते हैं हम, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी हमें पता है कि 1 2 3 4 10 किलो 5 किलो, ये सारी क्या होती है, क्वांटिटीज़ होती हैं। क्वालिटी क्या होती है किसी की, ये ब्यूटीफुल है, ये अगली है, ये गुड है या बैड है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी क्वालिटी में आती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, इसमें 2 हमारे लेवल्स दे रखे थे, एक तो इंटरनल जजमेंट था हमारा और एक था एक्सटर्नल जजमेंट। देन आज हम करेंगे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन ये कब आया था, 1964 में। ठीक है, एक बार हम इसका भी देख लेते हैं। ब्लूम ने जो सबसे पहले जो ये वाली टेक्सोनॉमी दी थी, ये 1956 में दी थी। उसके बाद इसमें क्या हुआ, रिवाइज हुई थी कब, 2001 में। ठीक है, और ये वाली जो है अफेक्टिव डोमेन, ये कब आई थी, 1964 में। इसमें जी पहला हमारा ये दे रखा है रिसीविंग और अटेंडिंग। ठीक है, इसकी हिरार्की क्या थी हमारी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। और इफेक्टिव में सबसे लोएस्ट लेवल में हिरार्की में कौन आता है, रिसीविंग और अटेंडिंग। हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट लेवल है ये, हम नीचे से चल रहे हैं ना, तो ये क्या है, फर्स्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन का। पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि इसके बिना बाकी के लर्निंग जो है वो नहीं हो सकती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे 3 एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आती हैं, अवेयरनेस अबाउट द स्टिमुली, विलिंगनेस टू हियर और कंट्रोल द अटेंशन ऑफ द लर्नर। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कहीं पे लेक्चर देने जा रही हूँ, ठीक है, कि कोई भी मेरा कोई भी टॉपिक हो सकता है, वहाँ पे पहले मैं जो मेरी ऑडियंस होगी उसके बारे में मुझे अवेयर होगा। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि उनके आउट ऑफ हेड बात जा रही है, तो ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगी। उसके बाद विलिंगनेस टू हियर। अब मैं किसी वो लोग जो जिनको मैं वो लेक्चर देने जा रही हूँ, वो सुनने में भी थोड़ा बहुत वो होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। क्यों, अगर उनकी इच्छा ही नहीं होगी तो मैं 4 घंटे बोल लूँ, 5 घंटे या सारा दिन बोलती रहूँ, मैं उनके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल के चली गई। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल द अटेंशन ऑफ द लर्नर। अब हम क्या करते हैं कि किसी भी हम लेक्चर देने जा रहे हैं, अब लेक्चर देने का मतलब मैंने, अच्छा ठीक है, मेरे को 2 घंटे का मैं किसी टॉपिक पे तैयार करके लेके गई हूँ और मैंने उन लोगों को लेक्चर डिलीवर कर दिया है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों का भी अटेंशन किसी ना किसी तरह से हमारे तरफ होना चाहिए। जैसे कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहें बीच बीच में, जिससे कि उनका ध्यान हमारी तरफ रहे, या फिर हम बीच में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कराते रहें जिसमें कि वो हमारे इसमें जो लेक्चर है उससे रिलेट भी करें और वो अटेंटिव भी रहें उस चीज़ को लेके, और उनकी समझ में भी आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं लर्नर। ठीक है, ये क्या है, पीपल्स आर मोटिवेटेड टू रिस्पॉन्ड। कि अगर कई बार होता है कि अगर हमारे इंटरेस्ट का एरिया नहीं है, तो हम क्या है कि भाई ये सुना रहा है और टीचर ने बोला है कि बैठ के सुनना है 2 घंटे, तो हम सुन के चले आते हैं। पर अगर हमारे मतलब हमारी नॉलेज है, बाय द चांस आप ये लगाओ कि हम क्या करने में मैंने 12th पास कर ली है, उसके बाद मुझे करियर चूज़ करने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हमारे स्कूल में किसी ने लेक्चर डिलीवर किया कि अपने जो वो है आगे फ्यूचर को कैसे हम सिलेक्ट करें, किस कोर्स में जाना है, अपने करियर को कैसे सिलेक्ट करें। तो ये तो भाई मेरा इंटरेस्टिंग जो एरिया हो गया, तो वहाँ पे क्या करूँगी, मैं रिस्पॉन्ड करूँगी, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे हम, कि जिससे कि हमें क्या हो, उनका भी मोटिव फुलफ़िल हो और हमारा जो मोटिव है वो भी फुलफ़िल हो, कि हमें भी उस डाउट से बाहर आए हम कि हमें कौन सा करियर या कौन सा ऑप्शन हमें अपने करियर में लेना चाहिए। ठीक है,
तो इसमें क्या होना चाहिए, ओबीडियंस होनी चाहिए जो हमारी ऑडियंस है रिस्पॉन्ड करने के लिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है, और सेटिस्फाई होनी चाहिए वो रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड इज़ वैल्यूइंग। तो वैल्यू क्या होती है, वर्थ होती है या फिर वैल्यू होती है उस पर्सन की अटैच टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कोई भी पर्सन है, ठीक है, मैं बोलूँ कि प्रधानमंत्री आके लेक्चर दे रहे हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसे कि लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, पसंद नहीं करते, या फिर प्रधानमंत्री में लगा लो एक राहुल गांधी हो गया, एक नरेंद्र मोदी हो गया। मोदी जी की बात सब सुनते हैं, बड़ा ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, और राहुल गांधी तो सही भी बोल रहा होगा तब भी लोग बोलते हैं कि बस यही है, हमें पता ही क्या बोल रहा होगा, इसे खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। तो जो हम लोग क्या करेंगे, उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो अगर कोई पर्सन हमारे सामने बोल रहा है और उस पर्सन की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम उससे कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं, उससे कितना अटैच हो पा रहे हैं। तो दिस रेंजेस फ्रॉम सिंपल एक्सेप्टेंस, वैल्यू कहाँ तक रेंज करती है, सिंपल हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, टू द मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ कमिटमेंट। जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है और आप लोग क्या करो, 2 गज की दूरी बना के रखो, मास्क पहनो, ये करो वो करो, सारे वो दे प्रिकॉशंस बता रहे हैं। हम सिंपल उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं और कमिटमेंट भी दे रहे हैं। कमिटमेंट जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था कि कभी तालियां बजा रहे हैं, कभी दिए जला रहे हैं, तो वो कमिटमेंट कर रहे हैं उनके उस पर्सन के टुवर्ड्स हम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हमारे 3 एक्टिविटीज़ आती हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ द वैल्यू, प्रेफरेंस ऑफ द वैल्यू और कमिटमेंट। पहले उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना, फिर प्रेफरेंस देना, प्रेफरेंस मतलब किसी और के से उनकी वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना, ठीक है। और थर्ड इज़ कमिटमेंट ऑफ वैल्यू, उनकी वैल्यूज़ को कमिटमेंट देना। फोर्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइज वैल्यू इनटू प्रायोरिटीज़ बाय कंट्रास्टिंग डिफरेंट वैल्यूज़। हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। मान लो कि अपने घर में भी ही हम किसी चीज़ को लगा, मतलब मेरे को आज 10 काम करने हैं, ठीक है, मेरी संडे की छुट्टी है, तो मैं बोल रही हूँ कि आज मेरे को ये 10 काम करने हैं, तो मैं प्रायोरिटी में रखूँगी 1 2 3 कि सबसे पहले मेरे को ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम करूँ, फिर उसके बाद ये करूँ, उसके बाद ये करूँ। तो मेरी क्या होगी, प्रायोरिटी में अरेंज कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम वैल्यूज़ को, ठीक है, और डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, उनके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है उन्हें क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, क्रिएटिंग ए यूनिक वैल्यू सिस्टम, और उससे फिर क्या कर रहे हैं, एक अलग ही वैल्यू सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मोदी जी की बात हमें समझ में नहीं आई है, फिर कोई चीज़ हमें उनकी गलत लगी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर उनकी कन्फ्लिक्ट, उनके बोलने में और रियल चीज़ जो है उसमें क्या डिफरेंस है, और थर्ड क्या कर रहे हैं, हम उसमें थोड़ी सा चेंजेस करके और अपना है ये यूनिक सिस्टम, वैल्यू सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इसमें क्या आता है, कंपेयरिंग वैल्यूज़ को पहले कंपेयर कर रहे हैं, फिर उन्हें रिलेट कर रहे हैं, फिर उन्हें सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनलाइजिंग वैल्यूज़, इंटरनलाइजिंग का मतलब क्या हुआ, पीपल हैव ए वैल्यू सिस्टम दैट कंट्रोल देयर बिहेवियर। और हमारे जो आसपास जो हमारा वैल्यू सिस्टम होता है वो कैसा होता है, जो हमारे बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो बिहेवियर कैसा हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। परवेसिव का मतलब सब जगह हमारा एक सा ही बिहेवियर है। कंसिस्टेंट भी हो सकता है, बचपन से लेके आज तक हमारे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, कंसिस्टेंसी है, ठीक है। प्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। प्रेडिक्ट करना मतलब किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं हम, फ्यूचर में क्या हम चेंजेस ला सकते हैं अपने इसमें वैल्यूज़ में, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर कंसर्न विद द पीपल्स जनरल पैटर्न और एडजस्टमेंट। तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे, किसी भी स्टूडेंट के जनरल पैटर्न या फिर उसके एडजस्टमेंट किसी भी सिचुएशन में कितना कर सकता है वो उस पर कंसर्न करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी दी गई है, शो सेल्फ रिलायंस व्हेन वर्किंग इंडिपेंडेंटली,
जब हम इंडिपेंडेंटली कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हमें अपना ये दिखाना चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंस है, मतलब अपने आप पे खड़े हो सकते हैं, अपने बल पे हम कुछ भी कर सकते हैं। कोऑपरेट करना चाहिए ग्रुप एक्टिविटी में, ठीक है। यूजेस एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है उसे सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा रहे हैं, ना कि सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 स्टूडेंट हैं, ऑब्जेक्ट कोई नो डाउट रजिस्टर चेक कर लो या काउंट करके देख लो, जो भी है हमारे इतने बार रजिस्ट्रेशन हुई है हमारे इतने स्टूडेंट की, तो 50 बच्चे हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरी लाइन बोलूँ कि ये बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं या बहुत बेकार हैं, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव क्या दे सकती हूँ, अपना अप्रोच दे सकती हूँ। सब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि अच्छे हैं पर इस मैनर में अच्छे हैं कि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या नाम है डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, स्टूडेंट के टीचर्स के से ओबीडियंट हैं वो, और बुरे हैं तो किस लिए हैं, या काम नहीं करते या जो भी कुछ है, वो कोई भी रीज़न दे सकते हैं। अब तुम्हें 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, 3 टीचरों के लिए सेम ओपिनियन नहीं होगा, उनके लिए क्या होगा, तीनों के लिए किसी मैनर में तुम अच्छे होगे, किसी मैनर में तुम गलत होगे, तो उनका अलग अलग सब्जेक्टिव अप्रोच है। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, 3 टीचर है, तीनों को पता है कि क्लास में 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जिसकी कि सन अगर क्या है राउंड है तो वो क्या है, राउंड है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ये इसे कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आज बहुत गर्मी है, और गर्मी किसके लिए है, मैं बोल सकती हूँ कि जो बाहर घूम रहे हैं उनके लिए, जो खेतों में काम कर रहे हैं उनके लिए, जो एसी में बैठा है उसके लिए क्या गर्मी है, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपको डिफरेंस पता चल गया। उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेज ए प्रोफेशनल कमिटमेंट टू एथिकल प्रैक्टिस ऑन इन डेली बेसिस। अपने कोई भी हम प्रोफेशनल में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ कमिटमेंट रखना चाहिए हमें डेली बेसिस पे, ठीक है। कभी भी आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए मैं किसी जॉब में चली गई अब तो भाई मैं परमानेंट होगी, और यही वही घिसे पिटे टाइप से हम पढ़ाते जा रहे हैं, हमें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। अपने आप में थोड़ा सा चेंजेस लाइए जिससे कि आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए आगे पढ़ाने में। हम क्योंकि कुछ साल बाद ये तो होता है कि हमें क्या करना है कि घर की प्रॉब्लम्स है या जो भी कुछ है, हमें अर्निंग करनी है तो हमें जॉब करनी है, पर हम कुछ टाइम के बाद हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम वही बोरिंग तरीके से जो पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी बस पढ़ रहे हैं उसी तरीके से जो पहले से चली आ रही है। तो उसमें कुछ चेंजेस लाओ जिससे कि आप लोगों को भी अपनी ड्यूटी करने में इंटरेस्ट आए, और जो आपसे सीख रहा है कोई तो उसे भी आपके साथ सीखने में मज़ा आए, ठीक है। तो वैल्यूज़ पीपल फॉर व्हाट दे आर नॉट हाउ दे वर। तो लोगों की वैल्यू इस बेसिस पे करो कि वो कौन है, इस बेसिस पे नहीं कि वो काम कैसा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है रिवाइज जजमेंट एंड चेंजेस बिहेवियर इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। तो अपनी जजमेंट को और अपने बिहेवियर को न्यू एविडेंस के साथ साथ क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट इज साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। साइकोमोटर में ये किस में वो हुआ था, इन्वेंट हुआ था 1972 में। फर्स्ट हमने देखा था कॉग्निटिव कब आया था 1956, अफेक्टिव आया था 1964 और साइकोमोटर 1972। इसे क्या बोलते हैं, काइनेस्टिक भी बोलते हैं साइकोमोटर को, परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, और एक कल मैंने बताया था कॉग्निटिव भी बोलते हैं। तो ये कोई भी इनमें से नाम आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब साइकोमोटर में का मतलब क्या हुआ, मोटर मतलब मोटर स्किल्स, मोटर स्किल मतलब हम कोई भी अपने हाथ पैरों को यूज़ करके कोई भी काम कर रहे हैं और उनसे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, फिजिकल मूवमेंट आता है, कोऑर्डिनेशन आता है, यूज़ ऑफ मोटर स्किल एरियाज,
तो ये सब चीज़ें फिज़िकल मूवमेंट कर रहे हैं हम, कोई भी काम करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, फिज़िकल मूवमेंट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब अपने हाथ दिमाग, मतलब मैं अभी अगर कंप्यूटर में काम कर रही हूँ तो मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मेरी आँखें कंप्यूटर पे हैं, मेरा दिमाग जो है वो भी वर्क कर रहा है कि वो देख रहा है कि कैसे मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ग्रामेटिकल या कोई और भी मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे मैं हाथों का, अपने आँखों का, अपने दिमाग का कोऑर्डिनेशन बनाते हुए मैं क्या कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, ठीक है। यूज़ ऑफ मोटर स्किल्स एरियाज, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स रिक्वायर प्रैक्टिस। अगर मैं जितनी जल्दी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी, मेरी टाइपिंग स्पीड जो है वो इतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्पीड, प्रिसीजन, प्रोसीजर, टेक्निक इन एग्जीक्यूशन। अब हम कितना अच्छे से काम कर रहे हैं वो मेरी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा कि हमारी स्पीड कितनी है। स्पीड का मतलब वही अगेन कि मैं जब टाइपिंग कर रही हूँ अपने कंप्यूटर पे बैठ के, तो मैं देख रही हूँ कि मेरी स्पीड कितनी ज़्यादा है उतना ही मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मेरा स्किल्ड उस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, प्रिसीजन से काम कर रही हूँ, प्रोसीजर से काम कर रही हूँ, और या फिर टेक्निक जो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि हमारे साइंस के टीचर ने कोई हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, ठीक है। तो मेरी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, या फिर मैं कितनी जल्दी उस काम को कर रही हूँ, कितने अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं, कौन से प्रोसीजर टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है ये कि it is very important in taxonomy of educational objective because motion is a necessary condition of survival of independence। तो हम क्या कह रहे हैं, इस टेक्सोनॉमी में जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हमें अपने सर्वाइवल और इंडिपेंडेंस के लिए मोशन में रहना ज़रूरी है। मोशन में रहने का मतलब कि हमें रुकना नहीं है, हमें क्या है लगातार अपने आप में चेंजेस करते रहना है। उसके बाद कह रहा है कि दिस डोमेन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ऑर्गन्स। तो वेरियस ऑर्गन्स हमारे क्या है, हमने अभी टाइपिंग वाला एग्जांपल दिया था, उसमें हम क्या कर रहे थे कि अपने हाथों का यूज़ करके, अपने माइंड का यूज़ करके, अपने आइज़ का यूज़ करके हम क्या कर रहे थे, टाइपिंग कर रहे थे। तो हमने अपने ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट किया, और कोई भी हम काम कर रहे हैं, इवन हम डांसिंग कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हम अपने सेंसेस का यूज़ करके, अपने डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज़ करके उन्हें कोऑर्डिनेशन बिठा के, और हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि फ़िज़िकल हमारे जो स्किल है उसमें हमें मास्टरी कम मिल सकती है जब हम मतलब ये सारे लर्निंग डिपेंड ऑन मास्टरी ऑफ ए फिज़िकल स्किल। फिज़िकल स्किल कितनी अच्छी है तुम्हारे, आपके डांस के मूवमेंट कितने अच्छे हैं, ठीक है, तो उससे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे डांसर हो या फिर कितना अच्छा लर्न करते हो कहीं से, ठीक। फिर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट प्रोड्यूस ये किसने किया था, सिम्पसन ने किया था, और उसके बाद किसने किया था, हैरो ने किया था। तो इसमें 3 एक्टिविटीज़ आती हैं, कौन कौन सी, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। फर्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, प्राइमरी कंसर्न होता है किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या क्या है, एक्टिविटी रिलेटेड टू सेंसेस, हम अपने सेंसेस का यूज़ करके और क्या कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन के बारे में हम क्या दे रहे हैं, अपना कोई जजमेंट दे रहे हैं। मान लो हमने किसी पर्सन को देखा कि वो भागा हुआ आ रहा है, उसके कपड़े जो है वो गंदे हैं या फटे हुए हैं, तो हम अगर वहाँ पे 4 लोग होंगे तो चारों के क्या होगा, अलग अलग परसेप्शन होगा। कोई उस पर्सन को देख के कुछ जजमेंट लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। तो परसेप्शन होता क्या है, असाइनिंग सम ऑब्जेक्ट और इवेंट आफ्टर लुकिंग दैम इन नोन एज परसेप्शन। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट देखने के बाद या फिर कोई भी इवेंट देखने के बाद जब हम कोई भी क्या कर रहे हैं उसके बारे में जजमेंट असाइन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम परसेप्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, हमारा
मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल तीनों एस्पेक्ट्स को मिला के उनका जब हम कॉपरेशन करते हैं तो उसके क्या बोलते हैं, हम सेट बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ ऑल थ्री सेट्स गिव्स बर्थ टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेट। तो ये इन तीनों मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल जो हमारे ये एस्पेक्ट्स हैं, इन तीनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो एक अलग ही टाइप का हमारा सेट जो है वो बर्थ लेता है। इसमें भी 3 लेवल्स हैं, कौन से? मेंटल लेवल, फिज़िकल लेवल और इमोशनल लेवल। उसके बाद है गाइडेड रिस्पॉन्स। इसमें क्या कह रहा है ये? द एबिलिटीज़ रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स स्किल आर कंसर्न विथ 3 गाइडेड रिस्पॉन्स। जो हमारी क्या नाम है, स्किल्स हैं वो कहाँ से वो करती हैं, कंसर्न करती हैं, कॉम्प्लेक्स स्किल से रिलेट करती हैं। तो अंडर दिस एक्टिविटी पीपल इज़ गाइडेड फ्रॉम आउटसाइड एंड ही शोज़ हिज बिहेवियर और रिस्पॉन्स अंडर दैट गाइडेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है उसे बाहर से हमें कोई भी गाइडेंस मिल रही है, उससे उसका कोई भी बिहेवियर या फिर रिस्पॉन्सेज में उसका चेंजेस आ रहे हैं। मैकेनिज्म क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉसिबल रिस्पॉन्सेज इज़ नॉन एज मैकेनिज्म। एक हमारा क्या है, एक से मैंने क्या किया, कोई भी लेक्चर डिलीवर किया है, उसके बाद में लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, तो फीडबैक आने से हमारे क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ हमारा क्या है, पॉसिबल रिस्पॉन्सेज है, उसको क्या बोलेंगे हम? मैकेनिज्म बोलेंगे। बट इट इंक्लूड्स करेक्ट रिस्पॉन्सेज। दिस ऑल्सो डेवलप द फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर हमारा ये पॉजिटिव, करेक्ट रिस्पॉन्स का मतलब है सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो हैं उनको अगर मैं देखती हूँ तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो क्या होता है, बिल्डअप होता है। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, ये क्या होता है? इट है हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, सबसे ऊपर आता है ये हायरार्की में। तो एट दिस स्टेज स्टूडेंट एक्वायर सो मच एफिशिएंसी एंड स्किल दैट कैन अकम्प्लिश द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क विद मिनिमम एनर्जी एंड टाइम। ये सबसे ऊपर हायरार्की में आता है मोटर साइकोमोटर डोमेन में। और ये क्या कह रहा है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स में एफिशिएंट हो जाता है। और क्या हो जाता है, वो कह रहा है कि किसी भी टास्क को वो मिनिमम एनर्जी के साथ और टाइम के साथ करने लगता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं जूनियर एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैंने काम करना, मतलब किसी भी नहीं, जूनियर एम्प्लॉय भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि मैं मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम मैंने अपॉइंट हुआ है, मान लो HR में हुआ है या फिर प्रोडक्शन में हुआ है। शुरू में मेरे को नहीं पता, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, हर चीज़ को समझने में एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है। उसके बाद मैं क्या है, उस स्किल में परफेक्ट होती जाऊँगी और फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम एनर्जी के साथ मैं अपने काम को कर पाऊँगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे जो हमारे बिहेवियरल आउटकम्स ऑफ अ स्टूडेंट। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके साथ में पढ़ते हैं, उन्हें भी चाहिए होगी। आजकल जो भी है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं हम, तो उन बच्चों को भी हेल्प मिले, इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।